सेना प्रमुख ने अपनी साइबर आर्मी को एक्टिव कर दिया है और इसी से बौखलाया पाकिस्तान अब भारत पर साइबर वॉर की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तानी हैकर्स भारतीय वेबसाइट को निशाना बना रहे हैं और कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा जब भारतीय सेना से संबंधित वेबसाइटों पर अटैक ना हो रहा हो। पाकिस्तानी हैकरों ने इस बार रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाले PSU आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड की आधिकारिक वेबसाइट पर साइबर अटैक की कोशिश की और देखिए इसी के बाद यह बड़ा खुलासा भी हुआ और इस वेबसाइट को पाकिस्तान के झंडे और अल खालिद टैंक की फोटो के जरिए जो है खराब करने की कोशिश की गई। एहतियातन आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड की वेबसाइट पूरी तरह से ऑफलाइन कर दिया गया है। फिलहाल इसका ऑडिट किया जा रहा है, लेकिन वहीं देखिए कि पाकिस्तान साइबर फोर्स ने यह दावा किया है कि इस ग्रुप में भारतीय सैन्य इंजीनियरिंग सेवा और मनोहर पारिकर इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस की साइट को भी हैक कर संवेदनशील डेटा हासिल कर लिया है। वहीं देखिए दावा यह भी किया गया कि हैकरों ने लॉगिन क्रेडेंशियल समेत रक्षा कर्मियों से संबंधित व्यक्तिगत जानकारी भी हासिल की है। साइबर हमले की गंभीरता को देखते हुए भारतीय साइबर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं और ऐसे में किसी भी संभावित हमले पर नजर रखी जा रही है जो कि पाकिस्तान से जुड़े ग्रुप्स की तरफ से प्रायोजित हो सकते हैं। तो वहीं देखिए कि भारत से डरा सहमा पाक अब एड़ी चोटी का जोर लगा करके भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, यानी एक बार फिर से देखिए पीठ के पीछे वार कर रहा है क्योंकि सामने से हमले की कोशिश वो कर नहीं सकता। उनके पास हमला करने के लिए जो आर्म्स है वो कम है और ऐसे में ये साइबर अटैक का सहारा ले रहा है, यानी हैकरों के सहारे अब पाकिस्तान है। इससे पहले हैकरों ने आर्मी पब्लिक स्कूल, नागरोटा और अन्य वेबसाइटों को निशाना बना करके डिफेंस करने की कोशिश की थी। और वहीं देखिए एक अन्य मामले में पूर्व सैनिकों की स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी वेबसाइट को भी डिफेंस किया गया। पाक की साइबर अटैक की ये जो कोशिश है वो पूरी तरह से उनके डर और हताशा को दर्शाती है। 8 दिन और 10 लाख जो है साइबर अटैक, ये उस पाकिस्तान की कायराना करतूत है जो आमने सामने की जंग में टिक नहीं सकता है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन वहीं पर हमारे साथ तमाम मेहमान जो है वो जुड़ेंगे। फिलहाल हमारे साथ जो है कर्नल शिवदान सिंह जी रिटायर्ड जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। पवन दुग्गल हमारे साथ जुड़ेंगे, साइबर एक्सपर्ट, और वहीं जमीर अली दहतो साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ देर के बाद में, पत्रकार हैं पाकिस्तान के। सबसे पहले आपके पास आते हुए कर्नल शिवदान जी, क्योंकि देखिए हम लगातार बता रहे हैं कि किस तरह से आमने सामने की जंग पाकिस्तान कर नहीं सकता, गीदड़ भपकिया दे सकता है। कल नेशनल असेंबली में भी यही देखने को मिला है कि जिनको होना चाहिए असेंबली में वो असेंबली में थे नहीं, और वहां से देखिए एक सांसद की आवाज गूंजती है कि आप तो सीरियस ले ही नहीं रहे, क्योंकि पता है पाकिस्तान के हुक्मरानों को कि हम आमने सामने की जंग नहीं लड़ सकते, हमें पीठ पीछे वार करना होगा और इसके लिए देखिए हैकरों का सहारा। तो हमास, हैकर, इनके सहारे अब जंग जीतेंगे क्या? देखिए आपको ज्ञात है कि पाकिस्तान भारत से 4 युद्ध हार चुका है। 1947, 65, 71, 1999 कारगिल युद्ध। तो अभी पाकिस्तान को पूरी तरह से ये पता लग गया है कि भारत की सेना के सामने उसकी सेना टिक नहीं सकती, और भारत का जो आधुनिकतम हथियार भारत के पास है पाकिस्तान के नजदीक भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान के सैनिकों का मनोबल उतना नहीं है जितना भारतीय सैनिकों का मनोबल है, क्योंकि भारतीय सेना हमेशा एक कारण के लिए लड़ती है, जबकि पाकिस्तानी सेना हमेशा उसके सैनिकों का मनोबल हमेशा डाउन रहता है, क्योंकि उनको पता है कि उनके पास कोई अच्छा कौज नहीं है लड़ाई करने के लिए। इसलिए पाकिस्तान को पूरी तरह विश्वास हो गया है इन 4 युद्धों में हार के बाद, और हमारी जो स्ट्रेंथ है उसको देखने के बाद कि पूरा नेशन किस तरह सेना के साथ खड़ा है, उसने अब परोक्ष युद्ध शुरू कर दिया है। परोक्ष युद्ध का तात्पर्य होता है मेन युद्ध की जगह चोरी छिपे युद्ध करना, जैसे जगह जगह आतंकी हमले कराना, या अभी जैसे हमारा साइबर अटैक किया हमारे ऊपर, और हमारे यहाँ ये सांप्रदायिक दंगे करवाना। अभी जैसे हमारे यहाँ शाहीन बाग में धरना प्रदर्शन हुआ था, उसकी पूरी सपोर्ट ISI पाकिस्तान से आई थी धरना प्रदर्शन कराने के लिए, और उसके बाद उस धरना प्रदर्शन को सांप्रदायिक दंगे में परिवर्तित उस वक्त कराया जब अमेरिका के राष्ट्रपति भारत में दौरा कर रहे थे। इस प्रकार से हमारी छवि को
अंतरराष्ट्रीय लेवल पर बदनाम करने के लिए उसने दंगे कराए भारत में, क्योंकि उस वक्त पूरी दुनिया की प्रेस भारत में इकट्ठी थी। तो इस प्रकार से ये परोक्ष युद्ध का एक उदाहरण है, और इसी का सबसे बड़ा उदाहरण है ये साइबर अटैक्स। साइबर अटैक्स में क्या करना होता है कि कंप्यूटर के द्वारा दुश्मन का जो डाटा है उसको चोरी करना होता है, या दुश्मन के डाटा में को मिसगाइड करना होता है। तो इसलिए अभी जो रिसेंट अटैक हुआ है पाकिस्तान का हमारे डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट्स पर, उसका केवल एक ही उद्देश्य था कि हमारे डाटा की चोरी करना और उस डाटा को मिसलीड करना। तो कर्नल शिवदान जी देखिए, सिर्फ चोरी करना नहीं, 8 दिन में 10 लाख साइबर अटैक। आप समझिए कि मतलब आप सामने से कुछ और कह रहे हैं और पीठ पीछे कर कुछ और रहे हैं। आप यूएन का दरवाजा खटखटाते हैं, आप चाइना का रुख करते हैं, चाइना तो फिलहाल समर्थन देता हुआ दिखाई भी दे रहा है, आप अमेरिका का भी रुख करते हैं, बाकी अन्य देशों से भी आप कहते हैं कि देखिए मध्यस्थता करा दीजिए, हम युद्ध के लिए तैयार नहीं और युद्ध हमें चाहिए भी नहीं, हम शांति प्रिय देश है। लेकिन ये 10 लाख साइबर अटैक फिर क्या बताता है? आप देखिए खुफिया जानकारी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ऐसा है, पाकिस्तान ने पहलगाम हमला हमारे ऊपर किया, उसका भी वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि हमने किया है। तो इस तरह से साइबर अटैक चोरी छिपे वो करता रहेगा, और उसको ये सिद्ध करना मुश्किल हो जाता है कि साइबर अटैक पाकिस्तान ने किए हैं, क्योंकि इसमें वो हमारे डाटा की चोरी कर रहा है। तो जैसे मैंने पहले भी कहा है कि वो चोरी छुपे पीठ पीछे वार करने का आदी हो गया है, और इसकी वजह से वो जो है अब पूरी तरह डिपेंड प्रॉक्सी वार पे डिपेंड कर रहा है। प्रॉक्सी वार के द्वारा वो सोच रहा है कि भारत को डिस्टेबलाइज कर लेगा और भारत को से कश्मीर को छीन लेगा, और भारत में वही हालात पैदा कर देगा जो पाकिस्तान में ऑलरेडी हालात हो रखे हैं। तो इसलिए पाकिस्तान की जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, या जिसको सबसे बड़ी जो वो है ये फीलिंग कि वो भारत को नुकसान पहुंचा सकता है, वो सैडली मिस्टेकन है। भारत बड़ा स्ट्रॉन्ग देश है और इस पर वो सफल नहीं हो पाएगा। जी, लेकिन बहुत बड़ी चुनौती है, चैलेंज तो देखा ही जाएगा कर्नल शिवदान जी, क्योंकि देखिए जिस तरह से ये साइबर अटैक के बाद आपने कई जो अभी तक जो जानकारी मिल रही है कि आपने कई सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं उसको आपने ले लिया है, वह उनके पास चला गया है, संवेदनशील वो डॉक्यूमेंट्स रहे हैं। ऐसे में एक चुनौती तो है और कहीं ना कहीं इसको रोकने के लिए जोर लगाने की भी जरूरत है और आपको एक तत्पर और संजीदा रहने की भी आवश्यकता है। हम आपके पास लौटेंगे सर। जी, हम आपके पास लौटेंगे सर। हमारे साथ यहाँ पर दहतो साहब भी जो है वो जुड़ चुके हैं। जमीर अली दहतो साहब है, पत्रकार है पाकिस्तान के। जमीर अली दहतो साहब, समझ में नहीं आ रहा सर कि देखिए आप लोग एक तरफ यूएन का दरवाजा खटखटाते हैं, एक तरफ आप अमेरिका का दरवाजा खटखटाते हैं, आप फोन पर बातचीत करते हैं कि युद्ध हमें नहीं चाहिए, तो फिर ये साइबर अटैक क्यों? आप सामने सामने लड़िए ना, सामने सामने लड़िए। आपने एटम बम की धमकी दे दी पाकिस्तान ने, समझ में आती हैं चीजें कि ठीक है परमाणु हथियार है, कह दिया है कि हम क्या उसको शबे बारात में इस्तेमाल करने के लिए रखे हुए, युद्ध के लिए युद्ध उससे किया जाएगा। ये साइबर अटैक क्यों? मतलब पीठ पीछे वार करना क्या आदत है पाकिस्तान की? बहुत शुक्रिया। ये मेरा ख्याल है कि बात दुरुस्त नहीं है, पीठ पीछे वार करना पाकिस्तान की आदत बिल्कुल नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जैसे भी आपने कहा है कि पाकिस्तान ने यूएन का दरवाज़ा खटखटाया, अमेरिका का, और इस तरह से दुनिया के कई देशों से पाकिस्तान ने बात की थी। इसका बुनियादी मकसद ये था कि किसी तरीके से जो अमन व चैन है इस खित्ते का उसको ख़राब ना किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान और भारत के हवाले से अगर हम बात करते हैं बतौर जर्नलिस्ट, तो हमें समझ है कि दोनों देश न्यूक्लियर पावर हैं। यकीनी तौर पे अगर जंग छिड़ेगी यहाँ पे तो ये बहुत खौफनाक नताइज निकलेंगे, इसके करोड़ों लोग इसमें मारे जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि अगर तो सर जो 26 लोग मारे गए उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जो 26 लोग मारे गए उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? पुलवामा में 40 जवान शहीद हो गए, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सर सिर्फ ये कह देना कि परमाणु हथियार है, युद्ध हुआ तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे, लेकिन इसकी शुरुआत क्यों होती है इस पे भी तो जाइए ना सर, जड़ में जाइए ना। सिर्फ पेड़ काटने से, तने काटने से क्या होगा? जड़ में जाइए ना, जड़ से उखाड़िए ना आतंकवाद को, फिर बात करिए। देखिए पाकिस्तान इस वक्त जहां पे भी गया है वहां पाकिस्तान ने कहा है कि जी आप इसकी कोई न्यूट्रल इंक्वायरी करवा लें, अगर इसमें पाकिस्तान का हाथ होगा तो पाकिस्तान यकीनी तौर पे उन लोगों के खिलाफ फिर कार्रवाई करेगा। देखिए इंक्वायरी से पहले किसी भी देश में ऐसा नहीं हो सकता कि
आप बगैर इंक्वायरी किए हुए किसी पे इल्जाम लगा दें। इसके लिए जरूरी है कि इंक्वायरी करें। आप खुद इंक्वायरी करें ना, एनआईए जांच करें ना, आईएसआई तो जांच नहीं कर रहा आपके मुल्क में ना। तो एनआईए जांच कर रहे हैं, उसमें यकीनी तौर पे सबूत सामने आएंगे और इस सारी ठीक है, सूरत के सामने एनआईए आने जांच के कर बाद रही है सर, और कई खुलासे हुए हैं। हाशिम मूसा जो है एक है नाम, और भी बहुत सारे नाम है, आपको हम गिनाएंगे। शिवदान जी इस पे कुछ कहना चाह रहे हैं? शिवदान सर, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, जी सर। 2002 में हमला हुआ भारत के ऊपर, पार्लियामेंट पर, उसमें सरेआम आपके इन्वॉल्वमेंट नजर आई, आपके लोग नजर आए उसमें। नंबर 2, 2008 में बंबई हमले में ये अजमल कसाब जो पकड़ा गया था वो पूरा पाकिस्तानी था, साथ में उसने सबके नाम लिए, हाफिज सईद वगैरह जिनके सबके नाम लिए। आपने किसी को माना हाफिज सईद के खिलाफ भारत कहने पे कोई एक्शन लिया या उसको हैंडओवर किया भारत को उसका ट्रायल फेस करने के लिए? तो आप जो है इस तरह की बातों की जिम्मेदारी नहीं लगे कभी भी। और शाहीन बाग में जो धरना हुआ था हमारे यहाँ भारत में, उसके बाद दंगे हुए, उसमें पूरा आईएसआई का हाथ निकला। आप किसी बात की जिम्मेदारी लेंगे यदि? इसलिए भारत का जो विश्वास है आपसे इंक्वायरी का या निष्पक्ष जांच का, वो खत्म हो चुका है, क्योंकि आप अपना इन्वॉल्वमेंट मानेंगे ही नहीं। और ऐसा कोई, क्योंकि आप भी स्वतंत्र हैं, हम भी स्वतंत्र हैं, तो इसलिए आपसे जांच की तो कोई आशा रही नहीं है। मगर आप अपने सोच के बताइए कि हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच में ऐसी कौन सी ताकत है जो इस तरह के अटैक भारत में कर रही है, सिवाय आपके? बताइए दातो साहब। बात सुने, देखें आपने जो हाफिज सईद का नाम लिया, हाफिज सईद को 32 साल की कैद हो चुकी है। मेरा ख्याल है उम्र कैद से भी ज्यादा बड़ी सजा होती है 32 साल। और उसके साथ साथ में देखें जहां पे आपने हमें दिए तो हमने उसको पूरी जेल ऐसी है कि बगल में मस्जिद है, सामने में पार्क है, आराम से फ्रीली घूम रहे हैं रिहायशी इलाके में, और भी ज्यादा आर्मी फोर्स के बीच में जो है महफूज रखा जा रहा है। ये ऐसी जेल है क्या? अगर मुझे लग रहा है ऐसी जेल है तो संभवतः सभी लोग चाहेंगे कि ऐसी जेल में ही रहे। आप पूरी बात सुन लें, मैं आपको बताता हूं, क्योंकि ये जो पहले वाले अटैक थे उसकी तो मुझे इतनी वो नहीं मालूमात, लेकिन जब बम्बई अटैक हुए थे तो उस वक्त मैं काफी बार पहले भी बता चुका हूं कि पाकिस्तान का एक चैनल था, मैं उसका डायरेक्टर न्यूज था। तो उन दिनों में मैं इन तमाम चीजों को बड़ी क्लोजली मॉनिटरिंग करता था और पूरा हमने उसको कवर किया था। तो इसलिए मुझे पता है कि अजमल कसाब और दीगर जो चीजें थी उनकी सारी चेन जो है वो पाकिस्तान के लोगों ने आपको निकाल के दी थी, और सारी चीजें हमने उसको उसी तरीके से इन्वेस्टिगेट किया था। उस वक्त जो वजीर दाखिला था मरहूम रहमान मलिक, तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के जो इस वक्त सदर है आसिफ जरदारी, उनकी गवर्नमेंट थी, तो वो पूरी की पूरी जो चेन थी उसका मुझे पता है। दूसरी बात यह कि उस चेन के नतीजे में जो जो सबूत पाकिस्तान को आपने दिए थे हमने उस पर 100% कार्रवाई की थी। तीसरी बात यह कि इस वक्त जो बंबई हमलों का मास्टरमाइंड था रेडमैन हेडली, वो तो अभी आपके पास नहीं आया, लेकिन उसका एक और साथी था, सर ले आएंगे, उसको भी ले आएंगे सर। जेल में तैमूर राणा आ गया है, उसको भी ले आएंगे। हाफिज सईद को भी लाएंगे सर आपके यहाँ से। सुन लेना, अब हाफिज सईद को भी लाएंगे। अब तहूर राणा आपके पास है। आपने अजमल कसाब को तो फांसी दे दी, लेकिन तहूर राणा यदि जिंदा है आपके पास ना, तो आप वो आपके पास ही है ना, आप ही ने उससे इन्वेस्टिगेशन करनी है ना, उससे मजीद सबूत ले दुनिया के सामने। हम तहूर राणा की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, उससे तो जो खुलासा होगा पाकिस्तान की और ज्यादा जो है चित्रित उतरेंगे ही, यानी कि पूरी तरह से एक तस्वीर जो है वो और क्लियर हो जाएगी, खास करके मुंबई हमले अटैक को लेकर के। लेकिन ऐसे में हाफिज सईद की तो हम बात कर रहे हैं ना सर, हाफिज सईद को क्यों आप इतनी तवज्जो और इस तरह से महफूज में उसको रखे हुए हैं? पहले कहीं और उसका ठिकाना था, अब कहीं और ठिकाना बना दिया है, ताकि अगर हमला हो भारतीय सेना की तरफ से तो हाफिज सईद महफूज रहे। बस इस मोटो के साथ पाकिस्तान जो है वो काम करती है, पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के हुक्मरान। देखिए, कैद में किसी भी बंदे की, जो आपके पास कैदी होता है, उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है। इससे पहले हमने देखा है हाल ही में सर वो कैद ऐसी है जिसमें अपने मनमाने तरीके से हाफिज सईद जो है आतंकवाद को बढ़ावा देता है, लोगों को ट्रेनिंग देता है, सब काम करता है। ये कैद ऐसी है, पहली बार सर सुनने में आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान से एक्सपेक्टेड यही है। पूरी बात सुन लें कि अभी हाल ही में हमने देखा है कि हाफिज सईद के संगठन से जुड़े हुए कोई 10 से 12 लोग इन दिनों में मारे गए हैं, जिनको नामालूम अफराद ने गोलियों का निशाना बनाया है। तो उसके बाद यकीनी तौर पे हाफिज सईद के हवाले से
अगर सिक्योरिटी बढ़ाई गई है तो ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है जेल की वो उसकी सिक्योरिटी करे, क्योंकि उनके जेल में अगर ये ठीक है, लेकिन मर दहतर जाता साहब है थोड़ा तो सा ना दुरुस्त सिर्फ कर दूं आपको, थोड़ा सा दुरुस्त कर दूं। ये जब हमले हुए, जब उसके कई सहयोगियों को जो है मारा गया, वो भी अज्ञात हमलावरों की तरफ से, उसके बाद आपने वो सिक्योरिटी नहीं दी है। आपने पहलगाम हमले के बाद सिक्योरिटी दी है, जब भारत ने ये कहा कि पहलगाम हमला कायराना हरकत थी और इसका बदला लिया जाएगा, और उसकी जैसे जैसे तैयारी हो रही है वैसे वैसे पाकिस्तान की हलक सूख रही है, और इसी के दरमियान जो है हाफिज सईद को ये सिक्योरिटी दिलाई गई है। आपको दुरुस्त कर दे रही हूं। सर आपके पास लौटेंगे, हमारे साथ यहाँ पर पवन दुग्गल साहब भी जुड़ चुके हैं जो कि साइबर एक्सपर्ट है। पवन दुग्गल साहब, स्वागत है आपका। सर देखिए, जिस तरह से पाकिस्तान भारत के बीच में एक तनाव वाली स्थिति है, और ऐसे वक्त में देखिए आमने सामने की लड़ाई, जो जंग है वो पाकिस्तान नहीं कर सकता, तो पीठ पीछे ये अटैक, और कहीं ना देखिए यहां पर साइबर अटैक किया जा रहा है। 8 दिन में 10 लाख साइबर अटैक। पवन जी, आवाज पहुंच रही है? आ रही है जी सर, ये सवाल आपसे जी। समझना हमें ये है कि पाकिस्तान समझ चुका है कि वो शायद ग्राउंड पे इतना ज्यादा कारगर रूप से सफल नहीं हो पाएगा भारत के खिलाफ, इसलिए उसकी ज्यादा फोकस अब साइबर वॉर, साइबर टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज पर हो गया है। इतने जबरदस्त जब आक्रमण हुए हैं पिछले चंद दिनों में, वो अंदाजा आपको बताते हैं कि साहब फोकस कहीं ना कहीं किया जा रहा है कि भारत की जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें सेंध लगाई जा सके। कहीं ना कहीं भारत का जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बैठाया जा सके, ताकि पूरी कम्युनिटी के हृदय में एक अविश्वास पैदा हो सके कि साहब भारतीय सरकार अपनी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को सशक्त करने में, सुरक्षित करने में कामयाब नहीं है। तो इसलिए ये तमाम सारी घटनाएं हो रही हैं। ये ओवर्ट वॉरफेयर, कोवर्ट वॉरफेयर और साइबर वॉरफेयर का एक अभिन्न हिस्सा है जो मैं मानता हूं। मुझे लगता है भारतीय सरकार काफी तैयारी कर रही है। समस्या ये है कि अब आपको इस तरह के आक्रमणों को रेगुलरली रिपेल करना पड़ेगा। उसके लिए आपको होलिस्टिकली अप्रोच अडॉप्ट करनी पड़ेगी, ताकि आप भारत की प्रभुता, अखंडता और सुरक्षा को पूरी तरीके से सुदृढ़ रख सकें, सेफगार्ड कर सकें। अब हमें बहुत और काम भी करने की आवश्यकता है। अपनी राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जो स्ट्रैटेजी है उसको इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है। सर ये समझना चाहूंगी कि क्या कुछ कमी रह गई है, मतलब कि क्योंकि देखिए संवेदनशील डेटाज हैं जिसको जानने के लिए पाकिस्तान बेचैन फिलहाल बैठा है कि आखिरकार क्या सैन्य कार्रवाई होगी, किस तरीके से जो है वो प्लानिंग जो है वो रणनीति जो है वो की जा रही है। ऐसे में उस डेटा तक पहुंच जाना बहुत बड़ी बात और भारत के लिए बहुत चिंता का विषय है। ऐसे में कमी कहां रह जा रही है, और एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए, मतलब साइबर तौर पर सिक्योरिटी के लिए क्या कुछ करने की जरूरत है? मुझे लगता है भारत को अभी और भी कई ठोस कदम उठाने होंगे। हमारी जो राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति। जी सर, ठीक है, हम पवन जी के पास वापस लौटते हैं। आपके पास कर्नल शिवदान सर, देखिए इस बात को, क्योंकि देखिए अब तक तो ये साइबर सीधे तौर पर अटैक जो है वो किया जा रहा है, यानी कि जानना है कि क्या कुछ होने वाला है, क्या प्लानिंग है, क्या रणनीति है, क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की दिल की धड़कनें जो हैं वो बढ़ी नहीं, बहुत जोर जोर से धड़क रही हैं, क्योंकि हर बार देखिए यही कहा जा रहा है भारत कभी भी हमला कर सकता है, भारत कभी भी कुछ भी कर सकता है, सैन्य कार्रवाई हो सकती है। तो इस बात से समझा जा सकता है उसकी बौखलाहट को। इससे पहले हमने देखा था कि पाकिस्तान के तरफ से आईएसआई के कई ऐसे अधिकारी, एक्सपर्ट्स या फिर ये कहूं कि कर्मी हैं जो सीधे तौर पे भारत के स्टूडेंट्स को कॉल कर रहे थे। भटिंडा से ये खबर सामने आई थी और जानने की कोशिश कर रहे थे कि कितनी तादाद में जो बॉर्डर पर है वो सैनिक जा रहे हैं, और ये उन स्टूडेंट्स को निशाना बनाया जा रहा था या उनको फोन कॉल्स जा रहे थे जो खासतौर से जिनके पेरेंट्स, जिनके पापा जो हैं वो डिफेंस से फिलहाल एक्स हो चुके हैं, यानी कि एक्स डिफेंस में वो रह चुके हैं, उसके फॉर्मर रहे हैं। ऐसे में जानकारी हासिल करने की जो एक कोशिश है वो हो रही थी, लेकिन जबकि स्टूडेंट जो है काफी ज्यादा सेंस ऑफ ह्यूमर, प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ था, समझ में उसे चीजें आ रही थी, और ऐसे में उसने किसी बात को यहाँ पर जो है डिस्क्लोज नहीं किया, और जानकारी भी शायद ना हो क्योंकि वो उस समय कैंटोनमेंट एरिया से बाहर में था।
एक तरीका आपने अपनाया जिसमें आप फेल हो गए, नाकाम हो गए, अब आप ये दूसरे तरीके से जो है वो जाने की कोशिश करें जिसमें आप कई सारे संवेदनशील डेटास, क्योंकि देखिए ये कह दिया गया है, जो हैकर्स हैं उनकी तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि हमने कई डेटास जो है उसको हासिल किया है। देखिए, दुश्मन का हमेशा जो उद्देश्य होता है दूसरे देश में जो है अशांति फैलाना, असुरक्षा की भावना फैलाना और वहां उनके जो नॉर्मल सामान्य कामकाज उसको ठप करना। अभी आजकल के जमाने में पूरा जो ज्यादातर जो एक्शन है, जो सिस्टम चलता है वो कंप्यूटरों के द्वारा चल रहा है। कंप्यूटर डाटा से ही सारा चीज चलती है। आप जो भी चीज एक्सेस करते हैं वो कंप्यूटर डाटा के बेस पर होती है। आप अपने बैंक में जाते हैं, कंप्यूटर डाटा से सारा काम होता है। कहीं और दफ्तर में जाते हैं, सारा काम उसी से होता है। तो इसलिए क्या यदि इस कंप्यूटर डाटा को कोई ठप कर देगा, कोई कोशिश करेगा करने की, तो इससे पूरे देश में असुरक्षा की भावना फैलेगी और दुश्मन यही चाहता है कि दुश्मन दूसरे देश में पूरा देश असुरक्षित महसूस करे, जैसा कि इस वक्त पाकिस्तान में महसूस किया जा रहा है। कि केवल इसलिए क्योंकि हमने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है, उसी से पाकिस्तान में पूरे महिला हुआ है। अभी इसी प्रकार पाकिस्तान हमारे देश में कंप्यूटर डाटा को हैक करके, साइबर अटैक्स करके असुरक्षा की भावना पैदा करना चाहता है, जिससे आम नागरिक सोचें कि हमारी जो सरकार है वो एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में नाकाम साबित हो सकती है। तो ये पाकिस्तान का उद्देश्य है और वो इसमें कभी सफल नहीं होगा, क्योंकि हमारे जो कंप्यूटर एक्सपर्ट्स हैं वो काफी अच्छे हैं और वो इस डाटा को इजीली हैक नहीं होने देंगे। जी, पवन जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन जी, जो सवाल मैंने किया था कि इसको और कैसे बेहतर बनाए, किस तरह से और सिक्योरिटी लेवल जो है वो टाइट होनी चाहिए ताकि किसी भी तरह से एक साइबर अटैक ना हो, दुश्मन जो है वो संवेदनशील डेटा तक ना पहुंचे, इसके लिए क्या कुछ होना चाहिए? मुझे लगता है भारत को अब एक साइबर रेजिलियंस राष्ट्रीय कानूनी फ्रेमवर्क लाना होगा। हम मान के चलते हैं कि हमारे यहाँ आक्रमण होंगे, आक्रमण को तो आप रोक नहीं सकते, लेकिन अपनी तैयारी को आप अपडेट कर सकते हैं। साइबर रेजिलियंस एक नया कॉन्सेप्ट आया है जहां जो मानता है कि साहब आप पर आक्रमण तो होंगे, तो आक्रमण जब हो तब आप पैनिक ना करिए। आपका महत्वपूर्ण प्रायोरिटी होनी चाहिए कि कितनी जल्दी आक्रमण के बाद आप पुनः से नॉर्मलसी तक आ सकते हैं, वो जरूरी है। तो वहां पर मुझे लगता है कि साइबर रेजिलियंस का अत्यंत महत्वपूर्ण रोल हो जाता है। यूरोपियन यूनियन एक नया साइबर रेजिलियंस कानून लेकर आया है, भारत को भी लाने की आवश्यकता है और तमाम सारे जनता जनार्दन को एक संदेश देने की आवश्यकता है कि साइबर सुरक्षा केवल सरकार की ही जिम्मेवारी नहीं है। हम सबको ही अपना विशिष्ट, छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन विशिष्ट योगदान देना होगा ताकि साइबर सुरक्षा की जो चेन है वो कमजोर ना हो सके, क्योंकि इस चेन की हम सब कड़ियां हैं और ये चेन उतनी ही ज्यादा मजबूत है जितनी सबसे कमजोर कड़ी। लिहाजा हमारा दायित्व होना पड़ेगा कि हम इस साइबर सुरक्षा की चेन की सबसे कमजोर कड़ी ना बने। साथ ही साथ डेडिकेटेड कानून लेकर आए साइबर सुरक्षा को, क्योंकि और राष्ट्र, चाहे वो चीन हो, चाहे वो सिंगापुर हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, ऑलरेडी नए कानून ला चुकी हैं साइबर सुरक्षा को लेकर। बिल्कुल पवन जी, अब ये नए कानून को लेकर के आपसे हम बात करेंगे, लेकिन एक और चीज जो आपने लोगों की भागीदारी की बात की है कि लोगों को कितना ज्यादा सजग होने की इसमें जरूरत है, क्योंकि देखिए अभी जो जानकारी मिल रही है कि हैकर्स ना केवल डिफेंस के जो साइबर है उस पर ये अटैक कर रहे हैं, बल्कि वो लोगों से भी जुड़ रहे हैं, यानी कि लोगों के मोबाइल तक भी पहुंच रहे हैं, उनके पास भी जो मैसेजेस हैं इस तरह की चीजें जा रही हैं, उनके मेल्स पे भी चीजें जा रही हैं, उनके भी कई चीजें जो है वो हैक हो रहे हैं, यानी कि सोशल मीडिया को हैक करने की कोशिश जो हैकर्स की तरफ से है वो किया जा रहा है। ऐसे में लोगों की सजगता की आपने बात की, बहुत महत्वपूर्ण बात जो है वो हमारे दर्शकों के लिए आपने की है। ऐसे में लोग किस तरह से जो है चीजों को समझे कि कोई फोन कॉल्स अगर आपके पास आता है या फिर इस तरह से आपके मेल पे या आपके फोन में किसी तरह का कोई मैसेज आता है तो आपको सेफ साइड रहना है। लोगों को समझना है कि हमने साइबर सुरक्षा की जंग न केवल बॉर्डर पर लड़नी है, अपने रोजमर्रा के जीवन में अपने डिवाइसेस पर, मोबाइल फोन्स पर, कंप्यूटर्स पर लड़नी है। पहली बात, साइबर सुरक्षा को जीवन जीने की शैली के स्वरूप में अडॉप्ट करने की आवश्यकता है। दूसरी बात, ये मानसिकता गलत है, साहब मैं अपने डिवाइस पे कुछ भी कर लूं, अगर साइबर सुरक्षा का कुछ कांड होगा तो सरकार देखेगी, सॉरी हम भी जिम्मेवार हैं। तीसरी बात, अपनी जानकारी को केवल नीड टू नो बेसिस पर शेयर करिए ना, सारी दुनिया के साथ सारी चीज साझा करने की आवश्यकता है नहीं। चौथी बात,
हर महत्वपूर्ण कोई भी आपके पास लिंक आ जाए उसको क्लिक करने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी अनजान नंबर से फोन आ गया उसको लेने की आवश्यकता नहीं है। आज जो भारतवर्ष में एक नया डर पैदा हो गया है फोमो का, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि साहब हम ये नंबर नहीं लेंगे, लिंक नहीं क्लिक करेंगे, आसमान गिर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो कहीं ना कहीं अंकुश, सेल्फ रिस्ट्रेंट आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, और छोटे लालच में हमें नहीं पड़ना। आज के हम देखते हैं अधिकांश भारतवासी छोटे कुछ चीज मुफ्त में या कुछ सेल में या कुछ डिस्काउंट में कुछ चीज मिल जाए, वो अपना शुद्ध बुद्ध भूल के वहां पर दौड़ जाते हैं, भूल जाते हैं। हो सकता है उस पर्टिकुलर लिंक में कोई मैलिशियस प्रोग्राम हो, कोई स्पाईवेयर हो, कोई मैलवेयर हो जो आपके डिवाइस को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सके। कोशिश करें अपनी जानकारी को लिमिटेड तौर पर ही इंटरनेट पर प्रकाशित करें। आज इंटरनेट पर सारे लोग उल्टी कर रहे हैं, वॉमिटिंग कर रहे हैं अपने डेटा की, लेकिन आपको इस ग्रेट इंडियन वॉमिटिंग रेवोल्यूशन का हिस्सा नहीं बनना है। आपको अपना डेटा वॉमिट नहीं करना है, क्योंकि यही डेटा वॉमिट जो है वो साइबर क्रिमिनल्स और स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स इस्तेमाल करके भारत के बरखिलाफ इस्तेमाल करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आज संजो के रखिए अपनी जानकारी, नीड टू नो बेसिस पर ही शेयर करिए। अपनी महत्वपूर्ण फाइनेंशियल जानकारी ना तो मोबाइल फोन पर रखिए ना ही कंप्यूटर पर रखिए, कंठस्थ कर लीजिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी के साथ शेयर ना करिए। जितने सतर्क हो जाएंगे, सावधान हो जाएंगे, बहुत बड़े पॉइंट्स जो हैं सर आपने यहाँ पर बताए हैं। और खासतौर से ये कि देखिए, अगर आप इस तरह से छोटे लालच में पड़ते हैं तो ये ना केवल आपके लिए बल्कि देश के लिए भी हार्मफुल है। जिस तरह से पड़ोसी मुल्क के साथ अभी तनातनी की स्थिति बनी हुई है, ऐसे में देखिए वहां से साइबर अटैक, और अभी देखिए यहाँ पर खुलासा भी हुआ है कि पाकिस्तानी हैकर्स की जो है पहचान वो कर ली गई है। दैतो साहब, इस पर हम आपसे जवाब चाहेंगे। साइबर ग्रुप हॉक्स 1337 और नेशनल साइबर क्रू जैसे जो कई पाकिस्तानी हैकर समूह है, उनकी पहचान यहां पर की जा चुकी है। यानी देखिए सबूत भी दिए जा रहे हैं। कार्रवाई करेंगे सर, या फिर यूएन का दरवाजा खटखटाएंगे, हमने तो नहीं किया है भाई? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, साइबर अटैक्स या साइबर क्राइम ये एक बहुत खौफनाक किस्म की नई एक जंग है जिसका सामना बहुत सारे देशों को है, इसका सामना खुद पाकिस्तान को भी है। तो साइबर अटैकर्स जो हैं ये यकीनी तौर पे उनकी जानिब से इस तरह की हरकतें की जाती हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन साइबर नहीं सर सुनिए, आप इसको ना विद इन देश लेकर के जा रहे हैं। मैं आपको देश से अलग, यानी कि दूसरे देश में ये साइबर अटैक हो रहा है सर, वहां के डिफेंस पे ये अटैक हुआ है। अब क्या बात कर रहे हैं? देखिए देश के अंदर में सर ने, जो पवन सर ने अभी पूरी जानकारी दी कि अगर आपके पास कोई छोटा लालच आता है तो आप उस पर ना जाए, क्लिक ना करें किसी भी लिंक के ऊपर में, सब कुछ बताने की आपको सोशल मीडिया पे जरूरत नहीं है। ये विद इन कंट्री के अंदर में चीजें हैं। वहां कोई साइबर अटैक होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है यहीं के कानून की है, यहीं के लॉ की है। लेकिन ये अटैक तो आपके देश से भारत पर हो रहा है, मैं उसकी बात कर रही हूं। ये हैकर्स जो हैं, ये हैकर्स जो हैं कोई मामूली हैकर्स नहीं है सर। मैं उसी तरफ आ रहा हूं कि ये हैकर्स जो हैं, इनके हवाले से आप कभी भी किसी देश को दोषी नहीं ठहरा सकते। उसकी बुनियादी वजह ये है कि हैकर्स से ये कुछ नौजवानों का ग्रोह होता है, कुछ फाइनेंशियल क्राइम के चक्कर में, कुछ बैंक्स को हैक करने के चक्कर में इस तरह के ग्रुप्स बनाते हैं। और उनकी लोकेलिटी जरूरी नहीं कि वो पाकिस्तान में, ये हो सकता है कि वो सारे पाकिस्तानी हो, लेकिन उनकी लोकेलिटी किसी भी जगह की हो सकती है। तो इस तरह के किसी भी साइबर वारफेयर को आप अगर देश के साथ जुड़ेंगे तो ये तो डेली की बुनियाद पे होता है। बल्कि हम तो समझते हैं कि वो दहशतगर्द ग्रुप जिसको हम तहरीक तालिबान पाकिस्तान कहते हैं, अब तहरीक तालिबान पाकिस्तान इसका जवाब देने का मन तो मेरा था, लेकिन शिवदान जी हाथ ऊपर कर रहे हैं। शिवदान सर, देखिए मैं ये पूछना चाहता हूं कि यदि ये नौजवान हैं और इस तरह की हरकतें कर रहे हैं तो डिफेंस के जो साइट्स हैं उन पर क्यों अटैक किया जा रहा है? उन पर नौजवानों को क्या इंटरेस्ट है? जब तक कि इनको किसी ने, आईएसआई ने नहीं डायरेक्ट किया कि इनको चेक करो, अन्यथा तो वो नहीं करेंगे। आप बताइए, हमारे एक आर्मी पब्लिक स्कूल का डाटा हैक करने की कोशिश की गई है, हमारे और ऐसे डिफेंस के इंस्टॉलेशन की डाटा हैक करने की कोशिश की गई है जिनका कोई मतलब सिविल के आदमी से कोई मतलब नहीं है। तो आप कह सकते हैं ठीक है नौजवानों ने अपने पैसे के लिए, अपने और बातों के लिए किया होगा, मगर जो डिफेंस के एस्टेब्लिशमेंट उन पर कोशिश की गई है, उसका क्या जवाब है आपके पास? मैं ये पूरा जवाब ही दे रहा था। आपने
जी मैं उसी तरफ आ रहा था कि आपने बीच में से बात काट दी। मैं ये कह रहा था कि अब तहरीके तालिबान पाकिस्तान की दुश्मन है। अब वो पाकिस्तान में कई जगह पर ना सिर्फ इस तरह के अटैक्स करती है, बल्कि वो सीधा सीधा स्ट्रेट फायर करती है, फोर्सेस पे हमला करती है, बम धमाके करती है। अब कल को तहरीके तालिबान के कोई लोग अगर ऐसी हरकत करेंगे और वो पाकिस्तान की सरजमीन पे बैठ के कोई ऐसी काम करेंगे, तो आप कहेंगे इसका जिम्मेदार पाकिस्तान है। देखें, इस तरह के लिए जितने भी जो साइबर अटैक्स हो या दीगर चीजें होती है, उसमें ये देखना बहुत जरूरी है कि ये इसमें स्टेट इन्वॉल्व है या कोई स्टेट के एनिमीज इसमें इन्वॉल्व हैं। अब ये जो नौजवान हैं, इन्होंने भारत के सिक्योरिटी जो इदारे हैं उनको हैक करना शुरू किया है। सिक्योरिटी के जो स्कूल्स या दीगर जो इंस्टॉलेशन से कंसर्न, देखिए आपकी तरफ से नरमी तो इसी बात से कि आप इनको नौजवान कह रहे हैं सर, इनको हैकर्स कहिए। नहीं, मुझे शब्दों का बहुत प्रभाव पड़ता है सर, शब्दों का बहुत। इनको हैकर्स कहिए, ये आरोपी हैं, ये दूसरे देश के इस तरह से डिफेंस में जा करके आपसे इंदमारी करते हैं, वहां का संवेदनशील डेटा को लेते हैं। आप नौजवान नहीं हो सकते। नौजवान बहुत ही पॉजिटिव शब्द है सर, हैकर्स बोलिए। ठीक है, आप मेरी बात सुने। ठीक है, एक जल्दी जरूर सुन ले पवन जी से मेरी बात सुने। एक जुमला सुन ले, उसके बाद पवन जी की तरफ जाए। देखिए, मैं पाकिस्तान का वो साथी हूँ। सर कुछ नेटवर्क इशू है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी जी सर, आप अपनी बात को दोबारा से रखिएगा। देतो साहब, मैं कह रहा हूं कि मैं उस वक्त भी हाफिज सईद को दहशतगर्द कहता था, जिस जमाने में उसको यहाँ पे बड़ी आजादी थी और यहाँ पे वो खुल के जैसे किया करता था। तो मैं दहशतगर्दी के लिए चाहे वो किसी भी जगह का हो, चाहे पाकिस्तान में कोई दहशतगर्दी करे, चाहे वो भारत में करे या किसी भी और देश में करे, मैं किसी भी बेगुनाह आदमी का मारा जाना या किसी के साथ बिला वजह की छेड़खानी करना कि आपसे कुछ और नहीं हो तो आप साइबर अटैक्स कर दें, इसकी कभी भी हिमायत नहीं करता। कभी इसके हवाले से मेरे दिल में कोई नरम गोशा कभी भी नहीं रहा। ये अभी की बात नहीं, उस वक्त ये जब यहाँ पर हमारे कुछ जो लोग थे वो प्रोटेक्ट करते या उनको सपोर्ट किया करते थे, जो कुछ लोग नहीं सर, एक आम इंसान को अगर छोड़ दीजिए देतो साहब, आम इंसानों को छोड़ दीजिए, आवाम को छोड़ दीजिए, जिनको दो वक्त की रोटी की जरूरत है, उसके अलावा पूरा पाकिस्तान जो है वो इनके चरणों में पड़ा रहता है। पूरा पाकिस्तान इनके चरणों में रहता है कि हाफिज सईद ने कुछ कह दिया तो उसे पूरा करना है। आतंकवाद के खिलाफ कोई चीजें तैयार कर दी तो उस हमले का जवाब, उस आतंकवादी घटना को जो है अंजाम देना है। और ये स्थिति है फिलहाल पाकिस्तान के अंदर में भी। पवन जी आपके पास, देखिए दहतो साहब ये कह रहे थे कि हो सकता है टीटीपी क्योंकि पाकिस्तान का बहुत बड़ा दुश्मन है और ऐसे में हो सकता है कि ये उनकी तरफ से किया गया होगा। लेकिन आप किस सरजमी से कर रहे हैं, किस सिस्टम से आप कर रहे हैं, कौन सा कंप्यूटर यूज हो रहा है, ये तमाम चीजें जो है वो एड्रेस जो है वो सामने आ जाता है। उसके बारे में मुझे लगता है आप ज्यादा और अच्छे से जानकारी दे पाएंगे, समझा पाएंगे, और दहतो साहब को खास तौर से। और सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, अनम्यूट करिएगा सर। हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है सर। मैंने कहा कि आज जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो बहुत ज्यादा शातिर हो गए हैं। वो अपने जो इलेक्ट्रॉनिक पद चिन्ह हैं वो लगातार मिटाते चलते हैं। दूसरी बात, वो प्राइवेट नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हैं, जैसे वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स, जो उनको अनोनिमस होने में और ज्यादा मदद करते हैं। तो इस संदर्भ में नॉर्मली अक्सर आपको जो आईपी एड्रेस मिलेंगे वो तो सही नहीं मिलेंगे, या मिलेंगे वो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स के मिलेंगे, तो उनको एक्चुअली पकड़ना बहुत मुश्किल हो गया है। दूसरी बात, आज अधिकांश तौर पर जो साइबर क्रिमिनल्स हैं या साइबर टेररिस्ट हैं वो डार्कनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो अपनी छवि को, अपनी आइडेंटिटी को छुपा कर सके। तो अगर देखिए राष्ट्र एक साथ एकमत हो जाएं कि साहब टेरर का हमने एक साथ लड़ाई लड़नी है, तब तो बात सही है। लेकिन अगर एक राष्ट्र कहे कि साहब मैं हाथी के दांत दिखाने की और खाने की और, तो बात दूसरी हो जाएगी। यहाँ पर साइबर क्रिमिनल्स आज इसलिए भी बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रहे हैं क्योंकि देखिए अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कोई संधि, कोई इंटरनेशनल ट्रीटी साइबर लॉ पर मौजूद नहीं है। साइबर सुरक्षा पर भी कोई इंटरनेशनल ट्रीटी मौजूद नहीं है। 2015 में मैंने यूनाइटेड नेशंस में संबोधित करते हुए कहा था कि दुनिया को आवश्यकता है एक इंटरनेशनल कन्वेंशन की
ऑन साइबर लॉ एंड साइबर सिक्योरिटी, लेकिन अभी तक वो कन्वेंशन आया नहीं है। तो आज हमारी समस्या ये है कि भारत के जो कानून हैं वो भारतीय सीमाओं तक लागू हैं। अगर आप कहीं और बैठे हुए हैं और अगर आप की सेवाएं भारतवर्ष में विद्यमान हो भी रही हैं, तब भी हमारा कानून लागू तो हो जाएगा, लेकिन उसको अमल करने में, इम्प्लीमेंट करने में एक्चुअल समस्याएं हो सकती हैं। तो इस संदर्भ में देखते हुए चुनौतियां सब प्रत्येक राष्ट्र के सामने है, भारत के सामने भी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि भारत चुप्पी बैठे हुए है। भारत अपनी प्रोएक्टिव फ्यूचरिस्टिक स्ट्रैटेजीज बना रहा है ताकि इन प्रकार के जो साइबर अटैक्स हैं उन्हें विफल कराया जा सके। नहीं, बिल्कुल आपने डार्क नेट का यहाँ पर जिक्र किया है पवन सर। मैं थोड़ा सा इस बात को समझना चाहूंगी, क्योंकि देखिए सीधे तौर पर डिफेंस के सेक्टर में जाना, उनके इसमें जाना और वहां से चीजें, संवेदनशील चीजों को हैक करना, उसके अलावे समय कौन सा चूज किया गया है ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ये सब इशारा जो है वो किस तरफ कर रहे हैं ये भी हम समझना चाहें, क्योंकि देखिए पहलगाम हमले के बाद से जैसे ही भारत की तरफ से ये कह दिया गया कि हम पाकिस्तान से इस चीज का बदला लेंगे, हम वो अंजाम पर पहुंचाएंगे जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा, क्योंकि एक कायरानापूर्ण हरकत थी। अब ऐसे में उसके बाद से ही आप देखिए यहाँ पर स्कूल्स में, यहाँ पर राजस्थान के कई शिक्षा बोर्ड्स में जो है वो यहाँ पर हैकिंग की गई है। इसके अलावा डिफेंस सेक्टर में मनोहर पर्रिकर के जो इंस्टीट्यूट है वहां पर जो ये हैकिंग है वो की गई है। तो इन सब एरियाज का अर्थ क्या निकल रहा है, मतलब क्या निकल रहा है, और टाइमिंग पे भी सवाल है पवन सर। ये निकल रहा है कि ये लोग इस तरह के साइबर अटैक्स करके कहीं ना कहीं भारत की प्रभुता, अखंडता, सुरक्षा को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोशिशें कामयाब होंगी नहीं। तो ये कोशिश किसके तरफ से? पाकिस्तान की तरफ से सीधे सीधे इशारा उधर ही जाता है, उंगली उधर ही उठती है। देखिए ऐसा क्या हो गया कि पहलगाम के बाद ये सारे अटैक्स इंडिया पर शुरू हो गए? बिल्कुल सर, सवाल यही चीजें। हाँ जी सर। क्योंकि देखिए पहलगाम में हमने नेम कर दिया पाकिस्तान को और तभी देखिए सारे अटैक शुरू हुए। तो ये तो कह नहीं सकते कि साहब पाकिस्तान जो है बिल्कुल सेक्रेड है और उसका कोई रोल नहीं है। ऑब्वियसली जो लगातार रात के 2-2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, भारत के इमिनेंट हमले की बात कर रहे हैं, तो अपने आप को बचाने के लिए साइबर टारगेट्स तो करेंगे। अब वो दूसरी बात है कि सरकार खुद ना करके प्रॉक्सी एक्टर्स के थ्रू करेगी, नॉन स्टेट एक्टर्स के थ्रू करेगी, और वो कोशिशें भी जारी है। लेकिन ये तमाम सारे जो बिंदु हैं पॉइंट आउट करते हैं कि पाकिस्तान की बड़ी ज़बरदस्त इन्वॉल्वमेंट है। अब क्योंकि पाकिस्तान बौखला गया है, क्योंकि इंडिया ने कहा हम सख्त कार्रवाई करेंगे, इसलिए वो साथ साथ एक अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहा है, एक फियर मॉन्गरिंग कर रहा है, तीसरा साइबर अटैक में लगातार सपोर्ट कर रहा है। देखिए ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि पहलगाम के तुरंत बाद ही सब लोगों को ख्वाब आए कि चलिए भारत को साइबर अटैक करते हैं। ऐसा तो नहीं हो रहा, पहले भी अटैक होते थे, लेकिन पहलगाम के बाद अटैक्स की क्वांटम, उनकी वॉल्यूम और उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। वो शो यही करता है कि कहीं ना कहीं भारत को आप बिजी रखिए, ताकि वो अपने साइबर अटैक्स में बिजी रह जाएंगे तो हम पर आक्रमण नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, देखिए एक तरफ में एलओसी पर आप हमला करके वहां सेना के जवानों को जो है आप पूरी तरह से रखे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ से ये साइबर अटैक कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आमने सामने की जंग जो है वो नहीं कर सकते। तो अब ये पीछे से वार। पवन जी और बाकी सारे मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। इस बीच में देखिए बड़ी खबर का हम रुख करेंगे। बड़ी खबर है देखिए भारत के हमले के